दूसरों से लड़ने के स्थान पर अपने भीतर की बुराइयों से लड़ना अधिक श्रेयस्कर है, क्योंकि स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेने वाले को कभी पराजित होने का भय नहीं होता। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पर होंगे रवाना। 45 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की होगी पहली पोलैंड यात्रा। राष्ट्रपति आंद्रेज सेबेस्टियन डूडा से करेंगे मुलाकात और प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। 23 अगस्त को प्रधानमंत्री जाएंगे यूक्रेन। भारत और मलेशिया के बीच विभिन्न क्षेत्रों में हुए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर बिन इब्राहिम के बीच हुई शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के बाद किए गए हस्ताक्षर। द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का लिया गया फैसला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत और मलेशिया के बीच आर्थिक सहयोग के लिए अभी भी प्रचुर संभावना है। भारत और जापान के बीच नई दिल्ली में तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता हुई संपन्न। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने की जापान के रक्षा और विदेश मंत्री की मेजबानी। द्विपक्षीय संबंधों की हुई समीक्षा। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर हुआ विचारों का आदान प्रदान। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन का करेंगे संबोधन। विदेश मंत्रालय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के साथ साझेदारी में CII कर रहा है भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन के 19वें संस्करण की मेजबानी। मॉरिशस की उपराष्ट्रपति और लाइबेरिया के उपराष्ट्रपति समेत कई अफ्रीकी देशों के नेता भी सम्मेलन में ले रहे हैं हिस्सा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी होने के बाद शुरू हुआ नामांकन। पहले चरण में पुलवामा, अनंतनाग, शोपिया, कुलगाम, रामबन, किश्तवाड़ और डोडा जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर 18 सितंबर को होगी वोटिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पर रवाना होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 और 22 अगस्त को पोलैंड और 23 अगस्त को यूक्रेन की यात्रा पर होंगे। वो 45 वर्षों के बाद पोलैंड की यात्रा पर जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे, जबकि फरवरी 2022 में यूक्रेन रूस युद्ध शुरू होने के बाद यूक्रेन जाने वाले गिने चुने वैश्विक नेताओं में उनका शुमार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 और 22 अगस्त को पोलैंड में रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के निमंत्रण पर पोलैंड का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान वो भारतीय समुदाय के लोगों से और वहां के बिजनेसमैन से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पोलैंड में उन स्मारकों का दौरा करेंगे जो जामनगर और कोल्हापुर की जड़ों के साथ ऐतिहासिक संबंधों को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 45 वर्षों के बाद पोलैंड की यात्रा पर जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। पोलैंड यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन की यात्रा पर जाएंगे। यूक्रेन यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग के मुद्दों पर चर्चा होगी। इस दौरान यूक्रेन और भारत के बीच कई दस्तावेजों पर हस्ताक्षर होंगे। 1991 में यूक्रेन के स्वतंत्र होने के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी 2022 में यूक्रेन रूस युद्ध शुरू होने के बाद यूक्रेन जाने वाले गिने चुने वैश्विक नेताओं में होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने भारत और मलेशिया के रिश्तों के नए युग की नींव रखती है। मंगलवार को दोनों नेताओं की अगुवाई में द्विपक्षीय वार्ता ने जहां भारत मलेशियाई संबंधों में एक नया आयाम जोड़ दिया, वहीं इस रिश्ते को एक नयापन भी दिया गया।
ये तस्वीरें हैं भारत और मलेशिया के बीच रिश्तों की गर्माहट की। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद कई करार पर सहमति बनी। दोनों देश अपनी विस्तारित रणनीतिक साझेदारी को समग्र रणनीतिक साझेदारी का रूप देने और सेमीकंडक्टर, फिनटेक, रक्षा उद्योग, एआई और क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का फैसला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री के बीच हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय शिखर बैठक के बाद दोनों देशों के बीच पर्यटन, ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण, संचार, वित्तीय तकनीक समेत 9 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। साथ ही भारत और मलेशिया सीईओ रिपोर्ट को भी मंजूरी दी गई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साझेदारी को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर जोर दिया। भारत और मलेशिया के बीच एनहेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का 1 दशक पूरा हो रहा है और पिछले 2 सालों में प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के सहयोग से हमारी पार्टनरशिप में एक नई गति और ऊर्जा आई है। आज हमने आपसी सहयोग के सभी क्षेत्रों पर व्यापक रूप से चर्चा की। हमने देखा कि हमारे द्विपक्षीय व्यापार में निरंतर प्रगति हो रही है। अब हमारा व्यापार रुपये और रिंगिट में भी हो रहा है। गत वर्ष में मलेशिया से भारत में $5 बिलियन के निवेश पर काम हुआ है। आज हमने निर्णय लिया है कि हमारी साझेदारी को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट किया जाएगा। हमारा मानना है कि आर्थिक सहयोग में अभी और बहुत पोटेंशियल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश के विस्तार पर जोर देते हुए सेमीकंडक्टर, एआई, फिनटेक और क्वांटम जैसे नई प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का भी आह्वान किया। द्विपक्षीय व्यापार और निवेश का विस्तार किया जाना चाहिए। नए तकनीकी क्षेत्रों जैसे कि सेमीकंडक्टर, फिनटेक, रक्षा उद्योग, एआई और क्वांटम में हमें आपसी सहयोग बढ़ाना चाहिए। हमने भारत और मलेशिया के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट के रिव्यू में गति लाने पर बल दिया है। डिजिटल टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए डिजिटल काउंसिल की स्थापना करने का और स्टार्टअप अलायंस बनाने का निर्णय लिया है। भारत के यूपीआई और मलेशिया के पेनेट को जोड़ने के लिए भी काम किया जाएगा। आज सीईओ फोरम की मीटिंग से नई संभावनाएं सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के बीच लोगों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए वीजा प्रक्रिया को सरल बनाने की बात कही। आज वर्कर्स के एम्प्लॉयमेंट संबंधी समझौते से भारत से वर्कर्स की भर्ती के साथ साथ उनके हितों के संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। लोगों के आवागमन को सरल बनाने के लिए हमने वीजा प्रोसीडर्स को आसान बनाया है। विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप और सरकारी अधिकारियों के प्रशिक्षण पर बल दिया जा रहा है। अब आईटेक स्कॉलरशिप के अंतर्गत मलेशिया के लिए साइबर सुरक्षा और एआई जैसे अत्याधुनिक कोर्स के लिए 100 सीटें विशेष रूप से आवंटित की जाएगी। मलेशिया की यूनिवर्सिटी तुनकू अब्दुल रहमान उसमें एक आयुर्वेद चेयर स्थापित की जा रही है। इसके अलावा
मलया यूनिवर्सिटी में तिरुवल्लुवर चेयर स्थापित करने का निर्णय भी लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आसियान और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मलेशिया भारत का अहम पार्टनर है। भारत आसियान केंद्रीयता को प्राथमिकता देता है। आसियान और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मलेशिया भारत का अहम पार्टनर है। भारत आसियान सेंट्रलिटी को प्राथमिकता देता है। हम सहमत हैं कि भारत और आसियान के बीच एफटीए की समीक्षा को समयबद्ध तरीके से पूरा करना चाहिए। 2025 में मलेशिया की सफल आसियान अध्यक्षता के लिए भारत पूरा समर्थन देगा। हम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और ओवरफ्लाइट के लिए प्रतिबद्ध है और सभी विवादों के शांतिपूर्वक हल का पक्ष रखते हैं। उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को संसद भवन में राज्यसभा इंटर्नशिप कार्यक्रम चरण 1 के प्रतिभागियों के तीसरे बैच के उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता की। प्रशिक्षुओं के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्हें भारतीय लोकतंत्र के सबसे आवश्यक हितधारकों के रूप में बताया। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन में तीसरे RSIP यानी राज्यसभा इंटर्नशिप कार्यक्रम के प्रतिभागियों के साथ संवाद किया है। प्रशिक्षुओं के साथ बातचीत के दौरान उपराष्ट्रपति ने भारतीय लोकतंत्र में युवाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला है। युवाओं को लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताते हुए उपराष्ट्रपति ने प्रशिक्षुओं को संसद के कामकाज का बारीकी से निरीक्षण करने, तथ्यों को गहराई से जानने, जिज्ञासु होने और तकनीकी उपकरणों का पूरा उपयोग करने की सलाह दी है। Everyone is relevant with the degree and credentials. So, and then what is our Indian philosophy? Our Indian philosophy is कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. You know it? It says a lot of things. Work is worship. We must continue to work till the last breath. We must work for an object, but not for commendation. काम करना अपने आप में जरूरी है। सही रास्ते पर काम करना, गंभीरता से काम करना, राष्ट्र हित में काम करना और नतीजे के लिए काम करने वाले को नतीजा मिलता नहीं है। काम करोगे नतीजा आएगा, कई बार नहीं भी आएगा। चंद्रयान 2 एक उदाहरण है। बहुत सफलता मिली पर पूर्ण सफलता नहीं मिली। पर उस महान यज्ञ को पूर्ण आहुति मिली चंद्रयान 3 से, पर उसकी जड़ के अंदर चंद्रयान 2 का प्रयास था। वी मस्ट कीप ऑन वर्किंग। कुछ भी उम्र हो, कुछ भी स्थिति हो, सर्वश्रेष्ठ हालात वो है कि आदमी काम करते करते अपने मेकर से मिले। वी मस्ट लीव आवर सोल, liberate our soul while being in harness of work. ये धारणा की काम की कोई उम्र होती है, इसका कोई आधार नहीं है। हर उम्र में आदमी को कार्यशील होना चाहिए। बल्कि सरकारी नौकरी से जब लोग रिटायर होते हैं तो कहा जाता है कि कुछ न कुछ करते रहिए वरना जल्दी बूढ़े हो जाओगे। हम आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ आज एक भविष्य का निर्माण विषय पर 19वें CII भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन करने वाले हैं। 19वां CII भारत अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव 20 से 22 अगस्त तक नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है।
विशेष रूप से CII भारत अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव के 19वें संस्करण का लक्ष्य अफ्रीका के विकास और क्षेत्रीय और वैश्विक मूल्य श्रृंखला एकीकरण में भारत अफ्रीका साझेदारी की भूमिका के लिए एक साधन के रूप में काम करना होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज 19वें CII भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन को संबोधित करेंगे। मॉरिशस की उपराष्ट्रपति और लाइबेरिया के उपराष्ट्रपति समेत कई अफ्रीकी देशों के नेता भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। दिल्ली में आयोजित तीसरी विदेश और रक्षा मंत्री स्तरीय वार्ता में भारत और जापान समग्र रणनीतिक संबंधों को और विस्तार देने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। इसके लिए दोनों देश सुरक्षा सहयोग के नए ढांचे को तैयार करने पर भी सहमत हो गए हैं। भारत और जापान ने मंगलवार को हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामक सैन्य स्थिति से निपटने के लिए जोरदार तरीके से काम करने की प्रतिबद्धता जताई है। दोनों पक्षों ने कहा है कि वो स्वतंत्र और नियम आधारित हिंद प्रशांत सुनिश्चित करने के साझा लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध हैं। वार्ता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया, जबकि जापान की ओर से विदेश मंत्री योको कामिकावा और रक्षा मंत्री किहारा मिनोरू मौजूद रहे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि स्वतंत्र और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र दोनों देशों के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। जैसे जैसे हम दोनों अस्थिर और अप्रत्याशित विश्व की ओर बढ़ रहे हैं, हमें ऐसे विश्वसनीय साझेदारों की आवश्यकता है जिनके साथ पर्याप्त तालमेल किया जा सके। We have just concluded extensive and productive exchange of views on cross-cutting issues pertaining to defense and security. Prior to that, I also met Foreign Minister Kamikawa separately to discuss bilateral, regional and international issues. The regional and global environment around us have evolved considerably since we met last in Tokyo 2 years ago. There is further complexity and volatility in the Indo-Pacific region and the world at large. Our economic landscape is also more complex, making transparency, predictability and resilience an essential part of our security. The world of technology may present new opportunities, but they have also thrown up new challenges. Our 2+2 dialogue today was an occasion to share assessments and agree on cooperation in this regard. A free, open and rules-based Indo-Pacific is the top priority for both our countries. We explored the possibility of coordinating our respective security and development assistance where our interests converge. We discussed the unfolding new avenues for technology, research and industrial cooperation between us as well. The growth of technology also necessitates human resource cooperation, semiconductors being a very good example. This is crucial for our diversification and de-risking efforts, for our economic and technology security overall, and for sustained economic resilience of the world. इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 2047 तक भारत के विकसित राष्ट्र बनने में जापान अहम भूमिका निभाएगा। उसके साथ रक्षा उद्योग क्षेत्र में साझेदारी महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और जापान के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध बढ़े हैं। रक्षा इन संबंधों में एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में उभरा है। आज हमारी डिस्कशन के दौरान हमने म्यूचुअल इंटरेस्ट के बाइलेटरल और रीजनल इश्यूज के बारे में चर्चा की है। इंडो पैसिफिक रीजन में दो महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर्स होने के नाते इंडिया और जापान कई मायनों में इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण प्रहरी हैं। इसलिए यह पार्टनरशिप इंडो पैसिफिक रीजन में पीस और स्टेबिलिटी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वर्ष 2023 हमारे डिफेंस एंगेजमेंट में एक माइलस्टोन ईयर के रूप में साबित हुआ है। ज्वाइंट सर्विसेज स्टॉप टॉक्स की स्थापना और हमारी एयर फोर्सेज के बीच पहला फाइटर एक्सरसाइज वीर गार्जियन हमारे डिफेंस फोर्सेज के बीच बढ़ते इसी सहयोग का प्रतीक है।
पहली बार तीनों ही सर्विसेज ने एक ही कैलेंडर ईयर में ज्वाइंट एक्सरसाइजेज की हैं। हमने फोर्सेज में ज्वाइंटनेस के संबंध में बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए अपनी पहली ज्वाइंट स्टाफ टॉक्स भी आयोजित की हैं। हमारे डिफेंस सेक्रेटरी और जापान के वाइस मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के बीच डिफेंस पॉलिसी डायलॉग भी अप्रैल 2023 में आयोजित की गई थी। हमारे डिफेंस इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रोग्रेस हुई है। राज्यसभा की 12 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 9 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू राज्यसभा उपचुनाव के लिए राजस्थान से भाजपा के उम्मीदवार बनाए गए हैं। एक अन्य केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन को मध्य प्रदेश से पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी ने उच्च सदन उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। उसमें पार्टी हरियाणा से किरण चौधरी को मैदान में उतार रही है। वहीं बिहार से मनन कुमार मिश्रा उम्मीदवार बनाए गए हैं। असम से पार्टी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली और मिशन रंजन दास को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने महाराष्ट्र से धैर्यशील पाटिल, उड़ीसा से ममता मोहंता और त्रिपुरा से राजीव भट्टाचार्य को मैदान में उतारा है। हम आपको बता दें कि राज्यसभा की 12 सीटों के लिए अगले महीने की 3 तारीख को यानी कि 3 सितंबर को उपचुनाव होना है। कल नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की सीटों पर चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है। चुनाव आयोग ने इन सीटों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। पहले चरण में 24 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। पहले चरण में अनंतनाग, शोपियां, कुलगाम, रामबन, किश्तवाड़ और डोडा जिले के 24 विधानसभा क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। पहले चरण में कुल 24 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। पहले चरण में जिन सीटों पर मतदान होने वाला है उनमें से 16 सीटें दक्षिण कश्मीर विधानसभा क्षेत्र की ओर हैं और 8 जम्मू क्षेत्र में हैं। इन 24 विधानसभा सीटों पर 18 सितंबर को चुनाव होगा और इन सीटों के उम्मीदवार 27 अगस्त तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। नामांकन पत्रों की जांच 28 अगस्त को पूरी होगी। वहीं नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 30 अगस्त निर्धारित की गई है। इन क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की तैनाती भी शुरू कर दी गई है। परिसीमन की प्रक्रिया के बाद विधानसभा सीटों की संख्या 83 से बढ़कर 90 हो गई है। इनमें से 74 सीटें सामान्य श्रेणी की हैं, 7 सीटें अनुसूचित जाति और 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित की गई हैं। विज्ञापित पदों में आरक्षण को लेकर विवाद के बीच केंद्र ने मंगलवार को यूपीएससी से नवीनतम लेटरल एंट्री भर्ती को रद्द करने के लिए कह दिया है। मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हस्तक्षेप के बाद केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष प्रीति सूदन को पत्र लिखकर विज्ञापन रद्द करने को कहा है ताकि हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सरकारी सेवाओं में उनका उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। यूपीएससी ने 17 अगस्त को लेटरल एंट्री के माध्यम से 45 संयुक्त सचिवों, निदेशकों और उप सचिवों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की थी, जिसे सरकारी विभागों में विशेषज्ञों, निजी क्षेत्र के लोगों सहित की नियुक्ति कहा जाता है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के प्रति प्रतिबद्धता को एक बार फिर बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय के साथ बताया है, दिखाया है। यूपीएससी में लेटरल एंट्री एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट मेथड जो लिया था, उसमें रिजर्वेशन के प्रिंसिपल्स लगे, ऐसा निर्णय लिया है। आपने देखा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा सामाजिक न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। ओबीसी कमीशन जो कि एक बहुत ही साधारण सी बॉडी थी, उसको एक संवैधानिक दर्जा दिया। नीट में, मेडिकल एडमिशन्स में, सैनिक स्कूल्स में, नवोदय विद्यालय में, सब में रिजर्वेशन के प्रिंसिपल्स को लगाया। बाबा साहेब अम्बेडकर जी के जो
5 तीर्थ हैं उनको उनका गौरवमयी स्थान दिलाया। और आज भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी आदिवासी समाज से आती है, कितने बड़े गौरव की बात है। मोदी जी के सेचुरेशन के प्रिंसिपल से, जिसमें देश में सभी वेलफेयर प्रोग्राम्स को गरीब से गरीब, वंचित से वंचित वर्ग तक पहुंचाया गया, उससे भी अधिकतम लाभ हमारे SC, ST और OBC वर्गों को मिला है। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और उसकी हत्या करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय प्रोटोकॉल तैयार करने के लिए 10 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मृतक के नाम, फोटो, वीडियो हटाने का आदेश भी जारी कर दिया है। In Kolkata is concerned, well, couple of things from what we have. Of course, first let me begin by saying that we are deeply concerned of the fact that the name of the deceased who was assaulted and murdered, the name has been published all over the media. Photographs have been published all over the media. Video clips, obviously, either before or after the postmortem, have been published, right? Showing her body, after she was subjected to it. It's extremely concerning. We are the first to recognize the right to free speech, but there are well-settled parameters. It is extremely painful. I agree entirely with you. Which have been laid down in now the new criminal procedure code by judgments of our court in Nipun Saxena, that you will not publish the names of the survivors of sexual assault. In this case, the person. It's a criminal offense. We have filed 50 FIRs on that count. भारत 23 अगस्त को अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने जा रहा है। 2023 में इसी दिन चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर विक्रम लैंडर की सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग पूरी की थी। इसी के साथ भारत चांद पर उतरने वाला चौथा देश बन गया था और चांद के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र के पास उतरने वाला पहला देश भी बन गया था। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं भारतीय अंतरिक्ष की इस विहंगम यात्रा पर। मुझे दीजिए आज्ञा, बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब हिंदुस्तान नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। India is on the moon. On 23rd August 2023, Chandrayaan 3 made the historic landing on the moon. The Vikram as well as the Pragyan made history. This 23rd August 2024, we are celebrating the National Space Day announced by our Honorable Prime Minister to commemorate the landing on the moon, the historic landing on the moon. Celebrations across the country are organized, culminating in the first anniversary celebration of this historic day at New Delhi. I wish all of you join this celebration, be part of this celebration, and have the Space Day, the Maiden Space Day, celebrated all across the country with great enthusiasm and joy. Thank you.